ये है क्लास सेवेंथ का एसएस सोशल साइंस का चैप्टर 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इसमें स्टार्टिंग में है आई वुड लाइक मतलब ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस इसमें क्या दिया गया है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कहा था जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था कि आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट इफ़ वी आर एबल टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ बीन अडॉप्टेड आई एम श्योर वी शैल बी एबल वेरी सून टू मेक आर कंट्री ग्रेट। इसमें सिर्फ उसके बारे में दिया गया है कि यदि हम अपना संविधान बनाते हैं तो हमारी कंट्री भी जो है एक अच्छी कंट्री की तरह, ग्रेट कंट्री की तरह काम करेगी। तो इस फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट पेज पे सिर्फ ये दिया गया है। उसके बाद सेकंड पेज जो है एनसीईआरटी का, क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी, इसका पेज नंबर है ये है पेज नंबर, इसमें पेज नंबर नहीं दिया शायद। अच्छा, इसमें है हीलियम। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उसे किस बॉक्स में रखा गया था, तो उसे हीलियम फिल्ड ग्लास केस में रखा गया है। इसमें हमें याद करने की जो है वो ये चीज़ है सिर्फ सेकंड पेज से। उसके बाद थर्ड पेज में हमें दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हमारे नेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज लिखे गए हैं कि हमारा देश जो है कानूनी तौर पर कैसे चलेगा। इसमें कहा गया है कि जो फ्रेमवर्क हैं गवर्नमेंट के वो 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या होगी, कार्यपालिका होगी। एग्जीक्यूटिव यानी कि विधायिका होगी, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर विधायिका। जुडिशरी जो है यानी कि यहाँ पे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों मिलकर जो है गवर्नमेंट चलाएंगी, जो कि जिनमें सेपरेशन ऑफ पावर से वो काम करेंगे इंडिपेंडेंटली, वो एक दूसरे को से जो है इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया गया और साथ में ये दिया गया कि गवर्नमेंट के जो है 3 मेन ऑर्गन्स हैं। इसके अलावा इसमें भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। उसके बाद है इसमें बस वैसे एग्जाम्पल लिखा है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वैल्यूज़ एंड आइडियल्स हैं सोसाइटी के। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में दिया गया है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट दिया गया है, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट और गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नमेंट दिया गया है। राइटिंग द ये है सच्चिदानंद सिन्हा जो कि प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जब वो स्टार्ट हुई थी। वैसे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, लेकिन जब शुरुआत में जब तक वो नहीं थे, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट नहीं थे, तब शुरुआत में सबसे जो एज्ड व्यक्ति थे उनको जो है प्रेसिडेंट बना दिया गया था। इसलिए यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बोला गया है कि आई विश योर लेबर सक्सेस एंड इन्वोक डिवाइन ब्लेसिंग्स दैट योर प्रोसीडिंग्स मे बी मार्क नॉट ओनली बाई गुड सेंस पब्लिक स्पिरिट। यानी कि इसमें भी यही दिया गया है कि जो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं ये सभी देशवासियों के हित में हो, जस्टिस ये सबको न्याय दिलाए, ये फेयरनेस हो सबके लिए ये फेयर हो। वाइल इंडिया वॉज स्ट्रगलिंग, इंडिया ने जो है स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंस के लिए फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो अगर मतलब इंडिया को एक ग्रेट नेशन बनना है तो उसको जो है संविधान बनाना पड़ेगा। इसके अंदर सिर्फ ऐसा लिखा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है आर्टिकल टू आंसर दीज एंड मेनी अदर क्वेश्चन। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है बनाई गई जो कि 1946 में बनाई गई, जिसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे, जो कि बाद में 299 रिड्यूस हो गए क्योंकि पार्टीशन हो गया था इंडिया का। तो उनमें से जो 15 वीमेन थी। तो मतलब इंटरनल के लिए आप कर सकते हो याद कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उनमें 15 जो है महिलाएं थी और 299 टोटल मेंबर्स थे। तो हाउ वाज आवर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्ड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 9 दिसंबर 1946 को जो है शुरू हो गया था बनना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी इस दिन। फिर बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, जो कि मतलब इफेक्ट में केम इनटू इफेक्ट आया 26 जनवरी 1950 को। यानी कि अगर हमें पूछे कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान जो है बनकर तैयार हुआ था, इसलिए हम 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन
डे हमारा होता है 26 नवंबर को। तो इसमें जो है इनिशियल टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के वो प्रिपेयर किए गए ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि एक एमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे और हमारे देश के सबसे पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसके बाद है व्हाट शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका क्या उसने कैसे लोगों की ज़िंदगी पर असर किया, क्या उसका इफेक्ट था लोगों की ज़िंदगी पर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था। जो उसका एक्सपीरियंस था, आइडियल इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, इंडिया सिविलाइजेशन हेरिटेज को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, कल्चर को जो है ध्यान में रखकर जो है इसके अंदर आर्टिकल्स बनाए गए थे। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का भी था। इतने साल जो है भारत के लोग गुलाम बन के रहे हैं, तो उनको जिन जिन चीज़ों की उनको कमी महसूस हुई कि हमारे पास ये होना चाहिए था, हमारे पास ये रूल एंड रेगुलेशन होनी चाहिए थी, तो इस के अकॉर्डिंग उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि आगे चलकर कभी ऐसा ना हो। तो ये जो है इसमें न्यू NCERT है क्लास 7 की, इसमें पिक्चर्स दी हुई है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। उसके बाद वर्किंग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसकी वर्किंग कैसे होगी, हाउ डू वी मेक श्योर दैट एवरी एडल्ट सिटीजन हैज़ अ राइट टू वोट। इसमें जो है सभी उन्होंने मेक श्योर किया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट हमारा संविधान बनाया, कि सभी को अधिकार हो वोट देने का। हाउ डू वी इंश्योर दैट द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सबको जो है जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशरी, ये सब जो है सेपरेटली इंडिपेंडेंटली काम करें, एक दूसरे पे ये बिल्कुल भी डिपेंडेंट ना हो, सब इंडिपेंडेंटली तीनों ऑर्गन गवर्नमेंट के अलग अलग से काम करें। तो इसमें हाउ डू वी गारंटी दैट एवरी इंडिविजुअल्स फंडामेंटल राइट्स आर रिस्पेक्टेड। इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 12 से लेके 32 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूंट फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके टोटल 25 पार्ट्स हैं, लेकिन इनिशियली हालांकि इनिशियली जो है सिर्फ 22 पार्ट्स थे, लेकिन बाद में जो है जब इसमें अमेंडमेंट हुआ तो ये कितने पार्ट्स हो गए, टोटल 25 पार्ट्स। व्हाट शुड बी द प्रोसेस इफ़ वी वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें संविधान में संशोधन करना है, थोड़ा सा उसमें चेंज लेके आना है, क्योंकि आज से 70 साल पहले संविधान बनाया गया था, तो आप ये सोच के देखिए कि 70 साल बाद इतने सारे चेंज आए हैं। जैसे ऑनलाइन इतने सारे स्कैम होते हैं तो उनसे रिलेटेड लॉज बनाने हैं। उस टाइम तो नहीं पता था ना 70 ईयर्स पहले कि संविधान में कुछ ऐसा भी होगा देश में जिससे जो है हम फ़ोन से ही सब कुछ करने लग जाएंगे, हमारी पढ़ाई भी फ़ोन से होगी। तो उसके अकॉर्डिंग लॉज बनाने थे, तो उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना था, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है रूल दिए गए हैं। व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसके बारे में दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद है इंडिया सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड हिस्ट्री। जो आइडिया है इंडिया का बीइंग वन कंट्री इज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा आर्टिकल 1 है, भारत जो है एक संघ है, यानी कि हम भारत को तोड़ नहीं सकते। भारत जो है जितने भी राज्य हैं, राज्य ने मिलकर जो है भारत को बनाया। भारत एक संघ है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के जो है हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके फर्स्ट आर्टिकल में दिया गया है भारत एक संघ है, तो ये बताया गया है। इसके अलावा इसमें जो वसुधैव कुटुंबकम, रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, परस्यूट ऑफ लर्निंग एंड नॉलेज, ये सब इन चीज़ों को ध्यान रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। जो संविधान बनाया गया है भारत का, उसमें बहुत सारी लर्निंग्स हैं, जैसे कि जो भारतीय हैं वो इतने सालों तक जो है गुलाम रहे हैं, तो उनसे सीख ली उन्होंने और उस सीख से जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। इसके अलावा पूरे सभी देशों के संविधान को एक्सप्लोर करके उनसे समझ के, उनसे आइडिया लेके हमारे अपने देश के संविधान में जो है उनको डाला गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आइडिया है, जो आइडियल है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीज़ें जो है जो हमारे संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो ये आइडियल्स हैं, ये कहाँ से अडॉप्ट किए गए? ये फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए गए हैं। ये आपके पास इंटरनल में ये क्वेश्चन आ सकता है।
कि लिबर्टी इक्वालिटी फ्रैटर्निटी किस देश से जो है इसको अडॉप्ट किया है, तो ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। इसके अलावा जो आइडिया है डीपीएसपी का, जो कि आर्टिकल 36 से 51 में हमारे आर्टिकल दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, डीपीएसपी ये किस देश से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद है जो कंसेप्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, मीन्स जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका है और विधायिका से जो है अलग होकर उनसे इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी। यानी कि हम बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव और हमारी जो विधायिका और कार्यपालिका है उनसे इंडिपेंडेंट ये काम करेगी। तो ये जो कंसेप्ट है ये अमेरिका से लिया गया है। अच्छा, इसके बाद है जो डेक्लरेशन है ऑफ द राइट्स ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन विच फोकस्ड ऑन द इक्वालिटी लिबर्टी एंड जस्टिस फॉर ऑल वॉज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि जो आइडिया है, जो इक्वालिटी है, जो राइट्स मैन को दिए गए हैं, लिबर्टी और जस्टिस दिए गए, वो सभी के लिए बराबर है और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। इसने हेल्प किया स्प्रेड ऑफ सच आइडियल्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैनी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड और अडेप्टेड इट्स वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स। इसके बाद है आर्टिकल, हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहाँ कहाँ से जो है किस किस कंट्री से कौन कौन सा आइडियल लिया हुआ है, क्या क्या एक्सप्लोर किया है। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियल फ्रेटर्निटी का, इक्वालिटी का और जस्टिस का। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं डीपीएसपी और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसके बाद है की फीचर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अगर हम जल्दी से करें तो ये हैं 3 ऑर्गन्स होंगे गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाएगा, लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, यानी कि जो विधायिका है वो लॉ बनाएगी। जो एग्जीक्यूटिव है उन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा। जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, वो चेक करेगा कि जो लॉज हैं वो सही बने गए हैं या नहीं, वो जनता के हित में है या नहीं, जो भारतीय हैं, भारतीय जनता है उसके हित में है या नहीं। और यहाँ पे 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी कि सेंटर, सबसे पहले केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके बाद है स्टेट यानी कि चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उसके बाद लोकल, जिसमें क्या आता है, जिला परिषद आता है और इसमें सरपंच, नगर पंचायत आती है, ग्राम पंचायत आती है, उसे बोलते हैं हम पंचायती राज सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एड्रेस करता है ये पॉइंट्स कॉम्प्रिहेंसिवली, उनके फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अकाउंटेबिलिटी है, जो हर एक जो गवर्नमेंट के हर एक ऑर्गन की जो अपनी अपनी ड्यूटी है, लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की, इसके अलावा एक और है न्यायपालिका, जुडिशरी की। तो वो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है जो कि वो अपने मतलब एक दूसरे के बिना एक दूसरे पर डिपेंड किए इंडिपेंडेंटली वो अपनी ड्यूटी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दिया गया जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, वो गाइडलाइन है सरकार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, कि वो कैसे जो है उनको अपने गोल तक पहुंचना है, कैसे सरकार चलानी है। तो डीपीएसपी एक गाइडलाइन होती है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद पीपल हु रोट, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है, उनका पर्पज़ था, वो चाहते थे कि हमको जो यहाँ की जनता है उनको कुछ राइट्स मिले, जिनको फंडामेंटल राइट बोलते हैं, और साथ में कुछ गोल्स हों। जो गोल्स हैं उनको डीपीएसपी नाम दे दिया गया, और जो नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनको जो अधिकार मिले उनको फंडामेंटल राइट्स बोला गया है, जो कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं, वो है राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 में दिया गया, यानी कि सबको समानता का अधिकार है। सबको जो है समानता का अधिकार है। ये नहीं है कि लड़कियों को या फिर लड़कों को आज़ादी मिलेगी, लड़कियों को नहीं मिलेगी, लड़कियों को रूल रेगुलेशन रहेंगी। तो मतलब समानता का, सबको जो भी मिलेगा वो समान मिलेगा। राइट टू फ्रीडम, सभी को जहाँ रहने का मन है, जहाँ बसने का मन है, जहाँ जाने का मन है, सभी को अधिकार है। ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। और आर्टिकल 21A जो है उसमें दिया गया है, आर्टिकल 21 में राइट टू लिव भी दिया गया है, राइट टू लाइफ, यानी कि जिस सबको जीने का अधिकार है। कोई भी किसी के कहने पर ये नहीं कह सकता कि आप तो ऐसे हैं तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो वो इसके खिलाफ जो है कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट जो है वो उसके जब भी किसी का फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट।
उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो कि आर्टिकल 23 है, यानी कि बच्चों से जो है हम मजदूरी नहीं करवा सकते, उनको एक्सप्लॉइटेशन, उनका शोषण नहीं कर सकते, पढ़ाई की उम्र में उनसे काम नहीं करवाया जा सकता, ये भी फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आर्टिकल 21A, जिसे कि बाद में डाला गया था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये नहीं था, इसे अमेंड करके डाला गया था। तो ये है आर्टिकल 21A, सभी को पढ़ने का अधिकार है। उसके बाद है DPSP आर्टिकल 41, यानी कि वेलफेयर गवर्नमेंट, सभी के लिए जो है गवर्नमेंट समान रूप से काम करेगी। ये नहीं है कि अमीरों के लिए अलग से, गरीबों के लिए अलग से, तो वेलफेयर गवर्नमेंट सबके लिए समान रूप से कार्य करेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, यानी कि समान सिविल संहिता, सबको के लिए रूल एंड रेगुलेशन सेम है। ये नहीं है यहाँ पे कुछ तबकों के लिए अलग रूल है और कुछ समाज के जो समाज के जो लोग हैं उनके लिए अलग है, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 44 में दिया गया कि सबको समान सिविल संहिता। आर्टिकल 38 में सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सभी को सोशली जस्टिस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक जो ज़्यादा VIP हैं या फिर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको जो है जस्टिस मिलेगा, ऐसा नहीं है, सभी को समान मिलेगा। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि पॉलिटिकली भी, राजनीतिक तौर पर भी और आर्थिक व्यवस्था के तौर पर भी सभी को समान रूप से न्याय मिलेगा। आर्टिकल 48(1) में दिया गया एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यानी कि जो जीव जंतु हैं, जो एनिमल्स हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है शोषण नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आर्टिकल 49 में दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि जो हमारे देश की जैसे कि मॉन्यूमेंट्स है, रेड फ्लैग हो, मतलब लाल किला हो गया, रेड फोर्ट है जैसे, और कुतुब मीनार है, इनको जो है कोई इनको हनन नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आर्टिकल 47 में दिया गया है न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ, मीन्स सभी को जो है न्यूट्रिशन मिलेगा। आर्टिकल 47 में सबको समान अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, स्टैंडर्ड से रहने का सभी को अधिकार है। ये फंडामेंटल राइट 47 में दिया गया है। उसके बाद है फंडामेंटल ड्यूटी, मीन्स अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रहना, रिस्पेक्ट करना इसके आइडियल्स की, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना, टू डिफेंड द कंट्री, कंट्री को डिफेंड करना, एंड नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब भी किसी को अपनी ड्यूटी करनी है अपने देश के लिए, जब उनको बुलाया जाए तो उनको वो करनी है। ये फंडामेंटल ड्यूटी हैं जो कि आर्टिकल 51A में दी गई हैं, जो कि शायद 10 हैं, और इनको भी जो है संविधान में संशोधन करके लाया गया है। उसके बाद वैल्यू और प्रिजर्व करना, हमारे देश के हेरिटेज को और इसके कल्चर को प्रिजर्व करके रखना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, इनको प्रोटेक्ट करके रखना। टू सर्वाइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, हमें एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी और बेहतर करनी है। एक्टिविटी, और इसमें कलेक्टिव एक्टिविटी होगी, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस, ताकि पूरा देश जो है एकदम एक कॉन्स्टेंटली राइज कर सके, हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट को पाना है। अगर कोई पेरेंट या फिर गार्डियन के पास अपॉर्चुनिटी है एजुकेशन देने की टू हिज और हर चाइल्ड, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक माता पिता के लिए कि वो अपने बच्चे को 14 ईयर्स तक, बिटवीन 6 and 14 ईयर्स तक एजुकेशन दे। ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है। जो बाकी का चैप्टर बचा है उसे हम दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे।